को हम कल देख के लिस्ट एक बार बैलेंस कर देते हैं। सभी लोग नए हैं, उनको जानकारी नहीं है कुछ, और वो अपने अकॉर्डिंग सेट करते जा रहे हैं, जो मन में आता है लिख देते हैं। इसके लिए सुन लीजिए ना, आप लोग को हम बता दे रहे हैं, इस चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, एक चीज है, अभी मार्केट में कल से परसों तक में आप लोग के लिए एक 120 मार्क्स का जो है, जैसे 120 क्वेश्चन आया है ना 80-40 की रेशियो में, उस रेशियो में एक बुक आ जाएगी। ठीक है, जो किरण पब्लिकेशन का ही है। ठीक है, कल शायद हम ग्रुप में PDF शेयर किए थे, देखे होंगे शायद लोग। और हम बता, अभी मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, कल से आप लोग को यहाँ अवेलेबल हो जाएगी पूरे बिहार में। ठीक, हम डायरेक्ट पब्लिकेशन से ही बात किए थे, और बहुत एक तरह से जिस तरह सिरे से देना चाहिए उस तरह से क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ है उसमें। ठीक है, और ये क्या फायदा क्या होगा, उसमें एक्सप्लेनेशन भी तो दिया हुआ ही है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग जिनका कमजोर है, हम उनके लिए खास करके बता दे रहे हैं। उन लोगों से आप सेट बनाइएगा, कोशिश करिएगा 40 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का है, 40 का 40 सॉल्यूशन बढ़िया से देख ले। 20 सेट उसमें दिया हुआ है, 20 सेट को क्लियर करिएगा, 800 क्वेश्चन आपको मैथ्स रीजनिंग का क्लियर होगा, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद होगा। यहाँ पे पर डे तो सेट बनाते ही हैं, एक सेट ये एक्स्ट्रा में घर पर कोशिश करिएगा एक सेट पर डे बनाए, और एक सेट बनाने से ज्यादा उसका एक्सप्लेनेशन पे समय दे। जब तक डिस्कशन एक्स्ट्रा नहीं कीजिएगा तो वो चीज आपको नहीं याद रहेगा। आप यहाँ आते हैं, सेट बना के छोड़ देते हैं, दोबारा रिवाइज नहीं करते, ये सबसे बड़ी बैड हैबिट है। तो वो बुक आ जाएगा आपको, हिंदी इंग्लिश यानी लैंग्वेज पेपर का भी अलग है, और इसका सेट का जो है 120 का है वो भी अलग है। तो दोनों बुक कल से परसों तक में आएगा। कोशिश करिएगा पर डे घर पे बनाए। 2 महीना तो समय आप लोग के पास है, 2 महीना बढ़िया से मेहनत कर लीजिए जम के। सब दिन मेहनत नहीं ना करना है, 2 महीना मेहनत करिएगा, उसके बाद फिर बैठ के ही रहना है। जो लोग 2 महीना कसर करिएगा यानी शरीर को बचाइएगा, तो समझ लीजिए कितना दिन बैठे रहिएगा, इस बात को अनुमान नहीं कर सकते हैं आप। इसलिए अभी से अलर्ट हो जाइए, और ये इसको चुनौती समझिए कि आपके जीवन के लिए यह सबसे बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर इसको ठुकराते हैं फिर 1-2 पंचवर्षीय आपको बैठना पड़ जाएगा, ऐसे ही रह जाइएगा। इंतजार करिएगा कब आयोग जो है यानी BPSC के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, टीचर की वैकेंसी कब देगी नहीं देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस बीच में जितना मेहनत करना है, अपना जो एनर्जी है उसको 100% दीजिए। ठीक है, और आप लोग को बताए थे जीके के लिए भी जो होमवर्क मिल रही है, उसके अलावा कोशिश करिए घर पे एक बुक हम बताए थे उस दिन, सामान्य ज्ञान करके जो बताए थे, वन लाइनर अप्रोच करके, देखे होंगे सभी लोग। ठीक है, इसको देखिएगा। हाँ, किरण पब्लिकेशन का ही है। ठीक है, एक हाँ यही बुक है, एक क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, जो कि NCERT के पैटर्न पे आधारित भी है। ठीक है, तो आप लोग के लिए बेहद जरूरी भी है, और सिर्फ इसमें ऑथेंटिक चीज, जरूरत का चीज है। आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, कुछ लोग खरीदे भी है। ठीक है, इसमें से हम कुछ क्या हुआ, हाँ मिल जाएगा, ये बुक मिलती है। ठीक है, क्या हुआ, मिल जाएगा। अब देखिएगा, हो अगर अवेलेबल नहीं होगा बोलिएगा, मंगवा के दे देगा दुकानदार 1-2 रोज में। ठीक है, इसमें से हम कुछ क्वेश्चन आज साइंस से करवाते हैं स्पेशली। ठीक है, ईंधन में जो होता है, कोयला के बारे में आपको बताना है। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन की प्रतिशत की मात्रा के आधार पे जो है 4 प्रकार का होता है, जिसमें से सर्वाधिक कार्बन प्रतिशत वाला कार्बन कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद कौन सा होता है दूसरे स्थान पे? बिटुमिनस होता है, और तीसरे स्थान पे लिग्नाइट, और चौथे स्थान पे पीट होता है। याद करने के लिए AB लिपि याद रखिएगा। A फॉर एंथ्रासाइट, B से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट, और P से पीट, AB लिपि। ठीक है, ध्यान रहेगा। चारों ये क्रम में पूछा जाता है कि कोयला के कार्बन के प्रतिशत के आधार पर जो है इसे घटते क्रम में सजाएं। ठीक है, या ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। आपको बताना है भूरा कोयला के नाम से किस कोयला को जानते हैं? लिग्नाइट कोयला को जो है भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। सही है। आगे आपको बताना है उत्तम कोटि का कोयला किसको कहा जाता है? अभी जस्ट बताया है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत अधिक रहेगा उस कोयला को उत्तम कोटि का कोयला कहा जाता है। कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है मुलायम कोयला यानी सॉफ्ट कोयला के रूप में किसको जानते हैं? तो मुलायम कोयला के रूप में, सॉफ्ट कोयला के रूप में किसको जानते हैं? बिटुमिनस कोयला को जानते हैं, मुलायम कोयला। ठीक है, और आगे आपको बताना है जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक होता है वो किस कोयला में होता है? जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक किस कोयला में होता है? लिग्नाइट कोयला में होता है। ध्यान रखिएगा लिग्नाइट में। और लिग्नाइट कोयला को किस नाम से जानते हैं? उपनाम भूरा कोयला। तो जिसमें जल वाष्प रहेगा उसका कलर तो ऑटोमेटिक भूरा हो जाएगा ना। ठीक है, इससे ध्यान रख सकते हैं भूरा कोयला के रूप में किसको? लिग्नाइट को। और जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक लिग्नाइट में होती है। सही है।
सबसे निम्न कोटि का कोयला किसको कहा जाता है? पीट कोयला को। और सर्वाधिक जो है धुआं किस कोयला से निकलता है? तो पीट कोयला से ही निकलता है। सही है। आगे आपको बताना है, डीजल को जो है, डीजल की गुणवत्ता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? डीजल की गुणवत्ता मापने के लिए जिस तरह से पेट्रोलियम की गुणवत्ता मापने के लिए ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किया जाता है, ऑक्टेन नंबर का सुन लीजिए, और उसी तरह से डीजल की गुणवत्ता मापने के लिए सीटेन नंबर का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर और डीजल की गुणवत्ता सीटेन नंबर। ठीक है। आगे आपको बताना है, बताएगा हाइड्रोजन बम के विस्फोट से जो है कौन सा आयन प्राप्त होता है? हाइड्रोजन बम के विस्फोट से कौन सा आयन प्राप्त होता है, ये बताना है। तो हाइड्रोजन बम के विस्फोट से जो है H+ यानी हीलियम आयन जो है प्राप्त होता है। आपको बताना है, ब्लड के ताप को नियंत्रित करने का काम किसके द्वारा यानी किस ग्रंथि का होता है? हम क्या पूछे? ताप को नहीं पूछे, ब्लड के ताप को नियंत्रित करने का काम ये यकृत का होता है। और मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। ठीक है। और अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य कौन सा करता है? अग्नाशय करता है। ठीक है, अग्नाशय करता है। और यकृत को ही लीवर बोलते हैं। और हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? यकृत ही होता है यानी लीवर होता है। और आपको बताना, ठंडा और गर्म को पहचानने का काम किस ग्रंथि का होता है? ठंडा और गर्म को पहचानने का तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि का होता है। और भूख प्यास को नियंत्रित करने का काम कौन सा ग्रंथि करता है? तो थैलेमस ग्रंथि करता है। ध्यान रखिएगा, थैलेमस ग्रंथि भूख प्यास को नियंत्रित और हाइपोथैलेमस का काम होता है ठंडा और गर्म को पहचानने का काम होता है। ठीक है। आपको बताना है, शीशा जो है किसमें गल जाता है या घुल जाता है? तो HCl में हो जाएगा यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है शीशा घुल जाता है यानी गल जाता है। ठीक है। आपको बताना है, मानव शरीर के जो है शरीर में जो है कॉपर की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है कॉपर की अधिकता के कारण। सही है। आपको बताना है, क्या हुआ? कैडमियम के कारण, कैडमियम की अधिकता के कारण मेरी माता रोग होता है। ठीक है। आगे आपको बताना है, इटाई, कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई होता है। और पारा से मिनी माता रोग होता है। ठीक है, पारा से मिनी माता होता है। आपको बताना है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस एंजाइम का या किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। और फलों को अगर बोला जाए प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है, एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन हार्मोन होगा। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है कौन सा होगा? एथिलीन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है। आपको बताना है, पेड़ पौधे को जो घावों को भरने में कौन सा एंजाइम काम आता है? तो ट्राउमेट्रिन हार्मोन जो है पेड़ पौधा के घावों को यानी जख्म भरने में काम आने वाला हार्मोन कौन सा है? ट्राउमेट्रिन हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताना है, प्रयोगशाला में जो है यूरिया का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? तो यूरिया का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो बोल्हर के द्वारा किया गया था प्रयोगशाला में। ठीक है। आपको बताना है आगे, यूरिया में जो है कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 46% होता है। सही है। आपको बताना है, कोरोसिल नामक जो है ये प्लास्टिक जो है ये किससे प्राप्त होता है? कोरोसिल नामक प्लास्टिक ये किससे प्राप्त होता है? ये एसिटिलीन से प्राप्त होता है, एसिटिलीन से। आगे आपको बताना, फिटकरी के जल में जो है कितने अणु होते हैं? फिटकरी जल में जो है कितना अणु होता है? बिल्कुल सही है, 24 अणु होता है फिटकरी जल में। आगे बताना, फूलों के रंग उड़ाने वाला जो है कौन सा गैस है? तो क्लोरीन गैस जो है फूलों को रंग उड़ाने वाला गैस है। आगे आपको बताना है, मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। सही है। आपको बताना, जीव विज्ञान के जो जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है। इसी के साथ आपको बताना है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। सही है। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। सही है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई पास्चर को कहा जाता है, लुई पास्चर को। ठीक है। और रेबीज के टीका का जो है जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर के द्वारा ही किया गया था रेबीज के टीका का खोज। आगे आपको बताना है, कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है?
कवक विज्ञान के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और कवक विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? माइकेली को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, किसे जाना जाता है? माइकेली के जाना जाता है और इसीलिए कवक विज्ञान के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है और शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाइकोलॉजी कहा जाता है। सही है। आगे आपको बताना प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर को जो है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। और आपको ये बताना है भारतीय ब्रायोलॉजी के जो है जनक कौन है? भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? आर.एस. कश्यप हो जाएंगे, आर.एस. कश्यप। कोशिका विज्ञान के जनक बताइएगा। रॉबर्ट हुक। आपको बताना है सर्वप्रथम जो है कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। मृत कोशिका या जीवित कोशिका? मृत कोशिका। और आगे आपको बताना है जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जो है जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम किया गया था। ये याद कैसे रखना है जीवित और मृत में? आप जानते हैं सबसे पहले आपको बताया रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका का खोज, जो कि मृत कोशिका का खोज किया गया था। आप जानते हैं मृत शरीर को क्या करते हैं? हुक में लटका देते हैं ना, लटका के प्रयोगशाला में बताया जाता है ना डॉक्टर जो है, तो प्रयोग यानी इससे ध्यान रखना है मृत कोशिका खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और जीवित कोशिका खोज किसके द्वारा? लीवेनहॉक। एक याद रहेगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। आगे आपको बताना वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। सही है, कैरोलस लिनियस इनका नाम है पूरा। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन होंगे? हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। सही है। आगे बताना है आपको जीवाणु विज्ञान के जनक, जीवाणु के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? लीवेनहॉक हो जाएंगे। तो जीवाणु विज्ञान के जनक कौन होंगे? लीवेनहॉक। बताइएगा विषाणु यानी वायरस का खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? वायरस का खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो इवानोविस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है। आपको बताना सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑफियोलॉजी कहलाता है। ऑफियोलॉजी कहलाता है सांपों का अध्ययन। आपको बताना नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नींद का अध्ययन जो है हिप्नोलॉजी कहा जाता है। और स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑनिरोलॉजी हो जाएगा। स्वप्न का अध्ययन क्या होगा? ऑनिरोलॉजी। याद कैसे देखते हैं? स्वप्न लोग कब देखता है? जब नींद नहीं आता है तो उस समय कुछ कुछ सोचते रहता है। ध्यान रखिएगा। ऑनिरोलॉजी मतलब क्या? नींद। नहीं समझ रहे हैं? यानी नींद। नीरो मतलब क्या होगा? नींद। इसे ध्यान रखिएगा। स्वप्न का अध्ययन ऑनिरोलॉजी, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी और स्वप्न का अध्ययन ये सांप का अध्ययन ऑफियोलॉजी हो जाएगा। सही है। आपको बताना जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवों के आनुवांशिक लक्षण का अध्ययन जो है किसमें करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं। सही है। आपको बताना कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी हो जाएगा। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी हो जाएगा। सही है। आपको बताना है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। ठीक है। आपको बताना है और पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मत्स्य पालन हो जाएगा पीसी कल्चर। ठीक है। इसके साथ साथ आपको बताना है मछलियों को जो है पालन के लिए जो जगह का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वारियम बोलते हैं। एक्वारियम। ठीक है, एक्वारियम बोलते हैं। आगे आपको बताना वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। सही है। आपको बताना है जंतु के नाक कान गले का अध्ययन क्या कहलाता है? राइनोलॉजी कहलाता है। राइनोलॉजी। आप देखते होंगे नाक कान गले का जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है उसे राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है ना। तो वही जो है नाक कान गले का अध्ययन को क्या कहते हैं? राइनोलॉजी। ठीक है। आगे आपको बताना रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सही है। आगे बताना छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी हो जाएगा। छिपकलियों का अध्ययन। ठीक है। आपको बताना काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को क्या बोलते हैं? काष्ठी पेड़ों के संवर्धन सिल्वी कल्चर हो जाएगा। सिल्वी कल्चर ये काष्ठी पेड़ों जिससे जो लकड़ी का निर्माण जो होता है यानी जैसे कुछ बनाने के लिए जो प्रयोग करते हैं फर्नीचर वगैरह, ये काष्ठी पेड़ों होता है। ठीक है। आगे आपको बताना है जीव जगत को जो है अरस्तु ने कितने समूह में बांटा था? दो समूह में। एक जंतु समूह, दूसरा वनस्पति समूह। ठीक है। और लिनियस के द्वारा किसमें बांटा गया था? तो जंतु जगत तथा पादप जगत, दोनों के द्वारा दो ही बांटा गया था। एक जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। सही है। आगे आपको बताना है आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली को नींव डालने का काम, इसलिए इसे जो है आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। किन्हें? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। सही है। और जो है आपको बताना है व्हिटेकर के द्वारा, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जो है जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है व्हिटेकर के द्वारा, जो कि कब बांटा था? 1969 में बांटा था। सही है। 1969 में आपको बताना है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार 1969 में, जो कि कितना डेट बोले तो 19 जुलाई 1969 को। आपको बताना है इसमें जो इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे?
आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल.के. झा होंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था 19 जुलाई 1969 को। उस समय आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा थे। इसके आगे फिर पूछा जाता है दूसरे चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जो 1980 में हुआ था। कुल कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। और उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय आई.जी. पटेल थे। ठीक है, पहले में एल.के. झा, दूसरे में कौन हो जाएंगे? आई.जी. पटेल। आपको बताना है आरबीआई का गठन जो है कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किस कमेटी के सिफारिश पर हुआ था? यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर जो है आरबीआई का स्थापना हुआ था। और आगे बताना है आरबीआई का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो आरबीआई एक्ट 1934। ध्यान रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में स्थापना हुआ था। आगे बताना आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का गठन राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको बताना है एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1955। डेट यदि बोले तो 1 जुलाई 1955। ठीक है, एसबीआई का स्थापना। आगे आपको बताना है बताइएगा वैज्ञानिक, किन वैज्ञानिक को जो है वर्गीकी का जन्मदाता या फिर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? जस्ट बताए थे, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और इनके द्वारा जो है द्विनाम पद्धति दिया गया था। क्या दिया गया था? द्विनाम पद्धति दिया गया था। और द्विनाम पद्धति में क्या क्या था ये बताना है आपको। ठीक है, ठीक है। इसको वंश और जाति के आधार पे जो है द्विनाम पद्धति में क्या था? वंश और जाति, यानी वंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेसीज हो जाएगा। स्पेसीज मतलब जाति होता है, वंश मतलब जेनेटिक होता है। ठीक है, जेनेटिक नाम और दूसरा स्पेसीज। तो आपसे कहा जाता है जीवों के वर्गीकरण का जो है आधारभूत इकाई क्या है? तो जाति है। अब याद कैसे रहे? यानी स्पेसीज के आधार पे बांटा जाता है। लॉजिक समझिएगा। अपने अभी आसपास में देखने को क्या मिलता है? इंसान को किसके आधार पे बांटते हैं? जाति के आधार पे बांटते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। जाति के आधार पे जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? सॉरी, ये क्या है? जीवों को जो है वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा, यानी स्पेसीज हो जाएगा। जिस तरह से हम बोलते हैं इसमें जैसे हम वैज्ञानिक नाम में क्या लिखा जाता है? तो पहले लिखा जाता है, यानी पहला नाम जो होता है वो वंश होता है, दूसरा क्या होता है? जाति होता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। तो होमो किस चीज को डिनोट करता है? ये होमो वंश को डिनोट करता है और सेपियंस जाति को डिनोट करता है। ठीक है, इसी तरह से जो है मेढक का जो है ये वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम क्या है? राना टिग्रिना है। इसी तरह से आपको बताना है गाय का जो क्या है? बॉस इंडिकस हो जाएगा। बिल्ली का बताइएगा कैनिस डोमेस्टिका हो जाएगा। सही है। और कुत्ता का बताइएगा कैनिस फैमिलियर हो जाएगा। ठीक है, और मक्खी का मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है विषाणु जो है कितने प्रकार, यानी कितने प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है? विषाणु यानी वायरस कितने प्रकार से पदार्थ से बना होता है? तो 2 पदार्थ से बना होता है, जिसमें पहला होता है प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर जो है बना होता है वायरस। ठीक है, बताइएगा गोल्जी काय के खोजकर्ता कौन है? तो कैमिलो गोल्जी काय के द्वारा गोल्जी काय के खोज किया गया था। सही है। आगे बताना कोशिका भित्ति के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? कोशिका भित्ति, सेल वॉल, रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था कोशिका भित्ति का भी खोज। ठीक है, और जीवद्रव्य बोलते हैं जो है यानी कोशिका भित्ति के अंदर जो है तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे जीवद्रव्य बोला जाता है। और जीवद्रव्य के खोजकर्ता कौन है? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है तारकाय के खोजकर्ता कौन है? बोवेरी हो जाएंगे। सही है। लाइसोसोम का बताइएगा डी डुबे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1955 में किया गया था। कहीं कहीं 1958 भी देखने को मिलता है। लाइसोसोम के खोजकर्ता 1955 डी डुबे। बताइएगा सामान्य ज्ञान दर्पण होगा सार संग्रह वाला, किन्हीं के पास है? दीजिएगा थोड़ा। बताइएगा कवक और शैवाल के सहजीवी कौन है? लाइकेन है। यानी कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से कौन सा किसका निर्माण होता है? लाइकेन का निर्माण होता है। सही है। आगे आपको बताना है
अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। सही है। स्वतंत्रता के पश्चात जो है सर्वाधिक हड़प्पा का स्थल किस राज्य में खोदा गया है? तो गुजरात में खोदा गया, गुजरात में खोदा गया। आपको बताना हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी हो जाएंगे, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी। और इसके साथ साथ हड़प्पा के साथ साथ जो है मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता पूछा जाता है, तो राखाल दास बनर्जी हो जाएंगे मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता। ठीक है। आगे आपको बताना है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? राजपूत शासक। और राजपूत शासक में किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे, जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। सही है। आपको बताना है बिहार में कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे कांग्रेस के? तीन किए गए थे, बताते हैं, ध्यान समझ लीजिए। पहला 1912 बांकीपुर जिसके अध्यक्षता RN माधोलकर के द्वारा। दूसरा 1922 किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के द्वारा और गया में आयोजित हुआ था। और तीसरा जो वर्तमान में अब झारखंड में पड़ता है, उस समय बिहार में ही पड़ता था, वो रामगढ़ पड़ता है। रामगढ़ अधिवेशन जो कि उस समय बिहार में ही पड़ता था, जो 1940 में हुआ था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाए, APJ अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि सबसे युवा कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। पिछले क्लास में बताए थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कब अध्यक्षता किया गया था? 1923 में, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। जो किस अधिवेशन में? तो दिल्ली अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन था। ठीक है। आगे बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1990 में किया गया था। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 में किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका, परंतु उसे जहांगीर जो है पूर्ण करके दिखाया था, जो किस पर अधिकार को लेकर था? ये बात मेवाड़ पे अधिकार को लेकर था। यानी अकबर के द्वारा जो है मेवाड़ की अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी, लेकिन आगे चल के जो है अकबर का पुत्र कौन होता है? जहांगीर होता है। और जहांगीर के द्वारा जो है मेवाड़ पर अधिपत्य जो है स्थापित कर लिया गया। आगे बताना है आपको मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस के चित्रकार कौन थे? साइबेरियाई सारस के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर हो जाएंगे। थोड़ा फैन का स्विच ऑफ कर लीजिए। ठीक है। थोड़ा आराम फील हो रहा होगा, बट फिर भी ऑफ कर लीजिए। तो ऐसे ही आवाज कम निकल रहा है क्या? क्या हुआ? सब कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइएगा जालिम हुमायूं के नाम से किस प्रसिद्ध शासक को जाना जाता है? यानी किस वंश के शासक को जाना जाता है? तो बहमनी वंश के शासक को जालिम हुमायूं के नाम से जाना जाता था। आगे आपको बताना है इटली मंत्रिमंडल द्वारा जो है 1946 में नियुक्त जो है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन जो है कितना सदस्यीय था? 3 सदस्यीय। कब आया था ये? 1946 में आया था। और 3 सदस्य कौन कौन था? पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य था। आगे आपको बताना है भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो 1955 में किया था। बिल्कुल सही है। आपको बताना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। और इस पुस्तक में किस पे जोर दिया गया है? तो धन के निष्कासन का सिद्धांत, यानी कि जो है ड्रेन सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ ड्रेन जो है, इस सिद्धांत को जो है किसमें दिया गया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में। आपको आगे बताना है भारतीय संविधान में के जो है किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था? भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था? तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत था। ठीक है। और इसे स्वीकार कब, इसे फ्रीडम कब कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। यानी राष्ट्रपति जो है अपने इच्छा पे यानी निर्भर करता है वो माने या ना माने। ठीक है। ये 44वां 78 हो जाएगा। और 42वां 76 के तहत जो है राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया, यानी जो मंत्रिमंडल सलाह देगा उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। आगे आपको बताना है कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो पिछले क्लास में बताए थे कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है। सूरत अधिवेशन में हुआ था। और ये इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है
प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग जो है चालीसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और आपको बताया था ये चालीसा संघ, चालीसा क्या था? तो 40 तुर्क सरदारों का दल था जिसको विनाश करने का काम किसके द्वारा? आगे चल के बलबन के द्वारा किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के किनारे किया गया था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई सिंधु नदी के किनारे किया गया था। चनहुद्रो की खुदाई बताया किस नदी किनारे है? तो चनहुद्रो भी सिंधु ही होगा। एक कोट दीजी है, कोट दीजी की खुदाई किस नदी किनारे है? तो कोट दीजी भी सिंधु ही होगा। याद रखना है दरो दरो दीजी, ठीक है। दरो से क्या? मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और दीजी से कोट दीजी, ये तीनों जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। दरो दरो दीजी क्या हो जाएगा? सिंधु नदी, यानी मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और कोट दीजी तीनों सिंधु नदी किनारे। आपको बताना लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? लोथल रंगनाथ राव हो जाएगा। और आप बीबी लाल बी के थापर की बात किए तो कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन होंगे? बीबी लाल और बी के थापर। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कांच की चूड़िया होती है, यानी कांच की चूड़िया होती है या फिर काले रंग की चूड़िया होती है। ध्यान रखना इस चीजों को। तो ये सभी लोग को याद हो गया होगा। कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन होंगे? बीबी लाल और बी के थापर। हम समझ रहे हैं, नहीं याद हुआ लॉजिक बताते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कालीबंगा इसका अर्थ होता है कांच की चूड़ियां। सीधा सीधा ध्यान रखना है। बीबी यदि कांच की चूड़ियां मांगेगी, नहीं दीजिएगा तो क्या होगी? बीबी लाल हो जाएगी। और लाल होने के बाद फिर भी अगर नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? 2-4 थापर लग सकता है। तो ध्यान रखना है बीबी लाल और बी के थापर। हंसने की बात नहीं है, एक लॉजिक है जिससे परमानेंट याद रहेगा, ठीक है। तो आप कालीबंगा का अर्थ तो समझ गया ना, क्या होता है? कांच की चूड़िया होती है, यानी काले रंग की कांच की चूड़िया होती है। और इसके उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? बीबी लाल और बी के थापर हो जाएंगे। कैसे याद रखना ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक है, देखिए क्या था, अर्नेस्ट मैकी के द्वारा खोद उत्खनन किया गया था। चनहुद्रो था, ठीक है। हाँ, चनहुद्रो के उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? तो अर्नेस्ट मैके है, ठीक है। एक और व्यक्ति देता है लेकिन मैके ज्यादा पॉपुलर है। तो ध्यान रखिएगा, एक पूछा जाता है कि श्रृंगार प्रसाधन जो है, महिलाओं का श्रृंगार प्रसाधन का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है, चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। अब आगे इससे पूछा, इसे याद कैसे रखना है इस चीज को समझिएगा। अगर चनहुद्रो के उत्खननकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैके है। अगर यदि बीबी को यदि श्रृंगार आइटम नहीं ला के दीजिए, कहाँ जाएगी? मैके चले जाएगी। मैके समझ रहे हैं ना, खुद उत्खननकर्ता का ही नाम है मैके, ठीक है, अर्नेस्ट मैके। आगे आपको बताना है किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान जो है हुआ करता था, यानी अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करता था। ये शिवाजी के काल में हुआ करता था। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था ये बताना है आपको। तो 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। अब शिवाजी के द्वारा कुछ ईस्वी पूछा जाता है कि शिवाजी के द्वारा जो तोरण के किला पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1644 में। ध्यान रखना है, शिवाजी के द्वारा जो तोरण के किला पर आक्रमण कब किया गया था? 1644 में। आगे पूछा जाता है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। और शिवाजी के द्वारा रायगढ़ को राजधानी कब बनाया गया था? गलत हो गया। 1656 में जो शिवाजी के द्वारा रायगढ़ को राजधानी बनाया गया था। और 1674 की यदि हम बात करें तो 1674 में शिवाजी जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। और राजधानी रायगढ़ में ही राज्याभिषेक करवाया था, जो कि बनारस के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा जो है राज्याभिषेक करवाया था। आगे आपको बताना है शिवाजी के द्वारा जो बीजापुर के शासक अफजल खां की हत्या कब कर दिया गया था? तो 1659 में कर दिया गया था, 1659 में। आगे पूछा जाता है शिवाजी सूरत को 2 बार लूटने का काम किया है। पहली बार 1664 में और दूसरी बार 70 में, यानी 1664-70 में दूसरी बार किया था, ठीक है। अब आगे पूछा शिवाजी की मृत्यु की बात करें तो 1680 हो जाएगा। ध्यान रखना, शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? 1680 में हुआ था। और शिवाजी के दरबार में जो है अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करता था, जिसमें से सुमंत जो है कौन सा मंत्री हुआ करता था? तो सुमंत जो है वो विदेश मंत्री हुआ करता था। और पेशवा जो है किसका पद होता था? तो पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता था। यानी शिवाजी से रिलेटेड जितना भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है बस इतना ही है, ठीक है। आगे बताइएगा आप, ये तो अष्टप्रधान की बात करते हैं। अष्टदिग्गज बताइए किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। आपको बताना कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तो कृष्ण देव राय जो है ये तुलुप वंश का शासक था। और तुलुप वंश किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था? तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और आपको बताना विजयनगर साम्राज्य पे कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो कुल 4 वंशों ने शासन किया था। अब इसका भी क्रम पूछा जाता है कि चारों वंश का क्रम क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, संगम, सालूब, तुलुब, अराबिडू। ध्यान रखना क्या? संगम, सालूब, तुलुब, अराबिडू। और ये क्रम ध्यान रखना है। क्या हुआ? कुछ बोल रहे थे?
ठीक है। संगम, सालूब, तुलुब, आराबीडू। अगर ट्रिक की यदि हम बात करें तो सास तू आ, सास तू आ मतलब क्या हुआ, स से संगम, दूसरा स से सालूब, ठीक है, तो से तू से तुलुब और आ से आराबीडू वंश। ठीक है, आपको बताना संगम वंश के संस्थापक कौन थे। तो संगम वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, हरिहर बुक्का हो जाएंगे। ठीक है, जो अपने पिता के नाम पर जो है वंश का स्थापना किया था संगम वंश का। आगे आपको बताना संगम वंश के बाद जो है सालूब वंश के संस्थापक कौन थे। तो सालूब वंश के संस्थापक जो थे सालूब नरसिंह देता है, या फिर कहीं कहीं पे सीधा नरसिंह ही रहता है। और इसके बाद जो है तुलुब वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं, तो वीर नरसिंह होते हैं। ध्यान रखिएगा, तुलुब वंश के संस्थापक कौन होते हैं, वीर नरसिंह। और आराबीडू वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो आराबीडू वंश के संस्थापक तिरुमल हो जाएंगे। और आराबीडू वंश की जो है राजधानी भी पूछा जाता है, तो आराबीडू वंश का राजधानी कहाँ होगा, पेनुकोंडा हो जाएगा। ध्यान रखना, आराबीडू वंश के संस्थापक कौन होंगे, तिरुमल, और राजधानी पेनुकोंडा हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें से कृष्णदेव राय बहुत पॉपुलर शासक हुए, जो किस वंश का शासक था, तुलुब वंश का शासक था। ठीक है, और आगे आपको ये भी बताना है तुलुब वंश के शासक जो है, जिसमें ये कृष्णदेव राय के द्वारा जो है 2 पुस्तक का रचना किया गया था, एक संस्कृत भाषा में, दूसरा तमिल भाषा में। तो आपको बताना संस्कृत में पुस्तक का क्या नाम था, तो जामवती कल्याणम, ये संस्कृत भाषा में था। और दूसरा था तेलुगु में था ना। ठीक है, अमुक्त माल्याद तेलुगु में और जामवती कल्याणम संस्कृत में था। ठीक है, आपसे पूछा जाता है हजारा स्वामी की मंदिर या हजारा राम मंदिर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। आपको बताना है अब्दुल रज्जाक जो है ये पुर्तगाल का यात्री था, ये किसके साल में आया था, कृष्णदेव राय गलत हो जाएगा, देवराय द्वितीय सही होगा, हम इसलिए पूछ दिए थे यहाँ पर। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था, ये विजयनगर की यात्रा पे आया था, जो कि देवराय द्वितीय के दरबार में। आपको बताना देवराय प्रथम के दरबार में कौन आया था, तो निकोलो कांटी जो है किसके दरबार में आया था, देवराय प्रथम के दरबार में आया था। इसके बाद जो नूनीज पूछा जाता है किसके दरबार में आया था, तो नूनीज अच्युत राय के दरबार में आया था। और बारबोसा किसके दरबार में आया था, तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था बारबोसा। और डोमिंगो पास किसके दरबार में आया था, कृष्णदेव राय के दरबार में ही आया था। ये 5-6 जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पे आया है, उस सभी का क्रम था ये। आगे आपको बताना है किसने कहा था, जो मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है, यानी किस व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद का जो है गठन नहीं, मतलब प्रधानमंत्री पद धारण नहीं किया है। ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था, और विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही कहा गया था। इसलिए विंस्टन चर्चिल जो भारतीयों का कहना नहीं मान रहा था, तो बाद में जानते हैं आप भारतीय स्वतंत्रता के लिए घोषणा किसके द्वारा किया गया था, एटली का घोषणा पत्र जानते होंगे, यानी क्लेमेंट एटली जो प्रधानमंत्री बना था, और उसका कहना भी था कि यदि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत को आजाद कर देंगे। इसलिए भारतीयों के द्वारा जो है एटली को समर्थन भी दिया गया था। ठीक है, और आपको बताना है ब्रिटिश में जो है, यानी ब्रिटिश सदन में जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो पेश करने की बात करते हैं तो उसमें प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को, और पारित होके कब आ गया, तो 4 में 14 जोड़ दीजिए, 18 जुलाई 1947 को ये पारित हो गया था। ठीक है, यानी 14 दिन बाद जो है पारित हो गया था। आगे आपको बताना है शारजाह ये कहाँ का स्थल है, यूएई का स्थल है, सही है। आपको बताना है आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है, साइरस है। कहीं कहीं पे इंग्लिश में सीरियस भी लिखा हुआ रहता है, ध्यान रखना है। सबसे चमकीला तारा कौन हो जाएगा, साइरस हो जाएगा, सही है। आपको बताना अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट हो जाएगा, सही है। आगे बताना बोलगा नदी जो है किस सागर में गिरती है, बोलगा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है और रूस में बहती है ये। आगे बताना है गोबी रेगिस्तान जो है ये कहाँ स्थित है, मंगोलिया, और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो जाएगा, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर होगा, सही है। आगे बताना आपको विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी बैकाल झील हो जाएगी। बैकाल झील तो किस देश में स्थित है, रूस में स्थित है। आपको बताना लडोगा झील किस देश में है, तो ये भी रूस में ही स्थित है लडोगा झील। ठीक है, आपको बताना है एशिया का मृत सागर यानी डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है, तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, सही है। आपको बताना है हम्बोल्ट धारा जो है ये किस तट के नजदीक बहती है, तो पेरू तट के नजदीक बहती है, जो कि कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक पड़ता है। आगे आपको बताना है माओरी जनजाति का संबंध किस देश से है, न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड की राजधानी बताइएगा, वेलिंगटन हो जाएगी, सही है। आपको आगे बताना है
भारत में किस प्रकार की रासायनिक उर्वरकों का सर्वाधिक खपत है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक का सर्वाधिक खपत है। आपको आगे बताना, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे आपको बताना है, सप्तऋषि आयोग का गठन किससे संबंधित है, यानी किसके लिए किया गया था? तो सप्तऋषि आयोग बोल रहे हैं, सप्तऋषि आयोग, ये स्वदेशी चाय के संबंधित था। स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए जो है सप्तऋषि आयोग का गठन किया गया था। आपको बताना है, मुद्रा को जो है नियमित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा को नियंत्रित आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और सेबी के द्वारा यदि हम बात करें तो सेबी के द्वारा किसको? तो बीमा, यानी बीमा को नियंत्रित करने का काम सेबी करता है, या स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करने का काम जो है सेबी के द्वारा किया जाता है। छोड़ देते हैं, आधा घंटा बोल, यानी करीब 35 मिनट कंटिन्यू चला, और आप अनुमान कर सकते हैं कितना क्वेश्चन हुआ होगा 35 मिनट में। तो बंद कर दिया अम्बिका जी, रहने दीजिए। तो कंटिन्यू सिर्फ आपको जो है पेशेंस के साथ कंटिन्यू करना है। आगे जो है मैथ्स के लिए आप सभी विशेष करके फोकस कीजिएगा, जिनका भी मैथ्स रीजनिंग कमजोर है अभी से उस पर विशेष मेहनत करिए। आप जीकेजीएस में कितना भी मेहनत करेंगे तो 80 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन करते करते आप खत्म हो जाइएगा। हम ये नहीं बताते हैं, अगर मैथ रीजनिंग पे 2 महीना भी मेहनत कर दीजिएगा जम के, तो अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 में 40 ला सकते हैं। चलो, इस चीज पे हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीजों को। तो मैथ रीजनिंग और जीकेजीएस, ये जो है जीकेजीएस को आप कोशिश करिए क्यूज के माध्यम से बार बार उस चीजों को सुनिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा सेट पे कमांड करिए, जो सेट मिलता है उसको कोशिश करिए घर पे जाके 1-2 बार रिवीजन करें, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है उसको बार बार देखिए, ठीक है। कुछ समय कम है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाइए और उसके तहत तैयारी करिए, ठीक है। तो मैथ्स प्रॉब्लम कौन बताते हैं इसमें, ठीक है, जाके मैथ्स का प्रॉब्लम बताइए, ठीक है।